टॉपिक है वो है 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से पेपर्स में आता है और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी हिस्ट्री में। पहले इसके हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम पहले इनकी हेडलाइंस देख लेती हैं। हेडलाइंस में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि हमें 18th अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी, वाई दिस 18th अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी था। इसके 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे कि जो इसको 18th अमेंडमेंट के हक़ में थे और कुछ जो थे जो 18th अमेंडमेंट को पसंद नहीं करते थे। हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे एंड देन हम इसको कंक्लूड करेंगे कि 18th अमेंडमेंट ज़रूरी था, ज़रूरी है या फ्यूचर में ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा, मतलब क्या इसका आगे फ्यूचर है। 18th अमेंडमेंट की इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट दी कब गई। 18th अमेंडमेंट 8 अप्रैल 2010 को जो है इंट्रोड्यूस कराई गई थी आसिफ अली जरदारी ने। आसिफ अली जरदारी ने 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद ये बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट अमेंडमेंट थी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या था कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 97 आर्टिकल्स को चेंज किया गया और ये ऐसी अमेंडमेंट थी कि इसके हक़ में कोई भी नेगेटिव वोट नहीं था, मतलब सारे इस पे एग्री थे। लाइक इसमें ऐसे कौन कौन से इवेंट्स को चेंज किया गया, ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई जो कोई भी नेगेटिव वोट नहीं था इसके ऊपर। सो हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि इस हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी। हिस्ट्री इसकी स्टार्ट होती है ज़िया-उल हक़ से। ज़िया-उल हक़ जो थे वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 8th अमेंडमेंट करके क्या इंट्रोड्यूस कराया, आर्टिकल 58(2)B इंट्रोड्यूस कराया। अब आर्टिकल 58(2)B क्या था। आर्टिकल 58(2)B क्या था कि इसके ज़रिए प्रेसिडेंट को जो है पावर दी गई। प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो पीएम को रिमूव कर सकता है, इलेक्टेड पीएम को रिमूव कर सकता है, कभी भी कैन कॉल फ्रेश इलेक्शन कॉल कर सकता है और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था उसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आर्टिकल 58(2)B के ज़रिए। उनके बाद जो थे प्राइम मिनिस्टर आए मोहम्मद खान जो 10th प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जो डेट था 1985 से 1988 तक। इनके दौर में जो प्रेसिडेंट थे वो थे ज़िया-उल हक़। तो इन दोनों के दरमियान क्लैशेस हुए, लाइक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान क्लैशेस हुए। प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 58 को यूज़ करते हुए जिसमें उनको पावर मिल गई थी, उन्होंने क्या किया, मोहम्मद खान जो ने जो कि छुट्टी कर दी, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद न्यू इलेक्शंस हुए, न्यू प्रेसिडेंट आए गुलाम इसहाक़ खान 1988 से 1993। उनके दौर में जो थी प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर। इनके दरमियान दोबारा से क्लैश हुए तो मोहम्मद गुलाम इसहाक़ ने आर्टिकल 58(2)B को यूज़ करते हुए बेनज़ीर की गवर्नमेंट की छुट्टी कर दी, उसको ख़त्म कर दिया। दैन उसके बाद आई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। नवाज शरीफ के दौर में प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक़ खान थे। इनके दरमियान फिर से क्लैशेस हुए, उन्होंने आर्टिकल 58(2)B को यूज़ किया और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। इसमें क्या हुआ कि नवाज शरीफ चले गए सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने अपील दायर की कि ऐसे कैसे प्रेसिडेंट को पावर है कि मेरे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की वो गवर्नमेंट को ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लाइक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू उनकी गवर्नमेंट को अगेंस्ट रिस्टोर कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि उनके दरमियान क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस आगे आए, उन्होंने इन दोनों को ही रिमूव कर दिया, नवाज शरीफ को भी और प्रेसिडेंट को भी। फिर न्यू इलेक्शंस हुए, बेनज़ीर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रेसिडेंट जो थे वो फ़ारूक लोगारी थे। तो आर्टिकल 58(B) को यूज़ करते हुए फ़ारूक लोगारी ने प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हमें कितनी अनस्टेबिलिटी दिखती है कि किसी की गवर्नमेंट आती है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कैसे रिमूव कर देता है सिर्फ क्लैशेस पे। लाइक नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखा जाता है, अपने क्लैशेस को ज़्यादा प्रेफर दी जाती है। तो हम देख सकते हैं कितनी इंस्टेबिलिटी थी। उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ आए, उन्होंने 13th अमेंडमेंट की और 13th अमेंडमेंट के थ्रू जो है आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म कर दिया। लाइक उसके बाद मुशर्रफ आए, मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट की और उसमें क्या किया कि
दोबारा से आर्टिकल 58(2)B को रिस्टोर कर दिया। मतलब जो नवाज शरीफ ने ख़त्म किया था उन्होंने दोबारा से रिस्टोर कर दिया। देन उसके बाद जरदारी आए, जरदारी ने 18th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 58(2)B को दोबारा से रिमूव कर दिया। अब थिंग्स टू रिमेंबर, बात हिस्ट्री को लाइक सारी हिस्ट्री हम नहीं याद रख सकते, हमें बस ये बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू 8th अमेंडमेंट के थ्रू जो है ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस कराई, उसके बाद 13th अमेंडमेंट के थ्रू नवाज शरीफ ने ख़त्म की, उसके बाद 17th अमेंडमेंट के थ्रू मुशर्रफ ने दोबारा से रिस्टोर की और जरदारी ने 18th अमेंडमेंट के थ्रू दोबारा से इसको ख़त्म किया। नेक्स्ट स्लाइड हमारी देख लेते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स। पॉजिटिव एक्सपेक्ट से पहले हम बात करेंगे कि वाई 18th अमेंडमेंट ज़रूरी क्यों थी। अब हम देख सकते हैं हिस्ट्री में कितनी इंस्टेबिलिटी थी। जब इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने वीक थे, हमारे पॉलिटिशियंस इतने वीक से, हमारी पॉलिटिक्स इतनी वीक थी, तो बार बार मिलिट्री की इंटरवेंशन होती थी, हमें मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती थी, तो मिलिट्री इंडिपेंडेंसी बहुत थी। उसके बाद प्रोविंसेस के बाद कोई ऑटोनमी नहीं थी और देयर इज़ अ गेम बिटवीन मिलिट्री एंड सेंटर, कभी गवर्नमेंट, कभी दोबारा से मतलब इंस्टेबिलिटी, मार्शल लॉ लग जाना। तो हम देख सकते हैं हमें 18th अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों थी। देन हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सपेक्ट्स की। नेगेटिव एक्सपेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि 18th अमेंडमेंट इम्प्रूव द इंटरनल प्रोविंशियल एंड सेंट्रल रिलेशन। अब ये इसने कैसे किया, तो इसमें हम बात करेंगे 3 लिस्ट की, कंकरेंट लिस्ट की, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंड प्रोविंशियल लिस्ट की। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें जो थी पावर जो थी वो दोनों के पास थी, प्रोविंशियल असेंबली के पास भी और नेशनल असेंबली के पास भी। किसी सब्जेक्ट्स पे या किसी, यहाँ सब्जेक्ट से मतलब ये नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट से मतलब ये है कि पॉलिसीज़ बनाना, इंस्टीट्यूशंस लाइक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी बनाना, उसके बाद आप टैक्सेस के अलावा देख लें, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इसका नाम दिया गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स के लिए कोई पॉलिसी वगैरह बनाना, तो उसमें दोनों के पास पावर थी। किस में, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर थी, नेशनल असेंबली के पास और प्रोविंशियल असेंबली के पास। लेकिन इन अ केस अगर इन दोनों में क्लैश आ जाते हैं, इन दोनों में अगर क्लैश आ जाते हैं तो किसके पास ज़्यादा पावर होगी, नेशनल असेंबली के पास ज़्यादा पावर होगी कि वो जो है अपना डिसीजन को ऊपर रखे, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करे। उसके बाद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट किसके पास पावर होगी, सेंटर के पास होगी कि वो लेजिस्लेट करे सब्जेक्ट्स को। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में किसके पास पावर होगी, सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली का पावर होगी। तो 18th अमेंडमेंट में क्या किया गया, इस कंकरेंट लिस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म करके किसको ऑटोनमी दी गई, प्रोविंसेस को ऑटोनमी दी गई। किन सब्जेक्ट्स पे, कुछ सब्जेक्ट्स पे प्रोविंसेस को ऑटोनमी दे दी गई। लाइक सेंटर ने प्रोविंसेस को कहा कि आप अपना हेल्थ का इंस्टीट्यूशन खुद देखें, आप अपनी एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन खुद देखें, आप अपने टैक्सेशन का सिस्टम खुद देखें और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो थे उसको आप खुद देखें। बाकी जो डिफेंस होगा वो कलेक्टिव होगा सबका। तो इस कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया 18th अमेंडमेंट के थ्रू। और उसके बाद जो है पावर दी गई प्रोविंसेस को कि जो है आप अपने कुछ सब्जेक्ट्स को खुद देखें, हम आपको ऑटोनमी देते हैं, आप अपने कुछ फैसले जो है कुछ सब्जेक्ट्स पे फैसले खुद करें। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड है प्रेसिडेंशियल पावर। 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो हम देखते हैं हिस्ट्री में कि प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर थी, वो प्रेसिडेंट की पावर उससे ले ली गई, प्रेसिडेंट की पावर ख़त्म कर दी गई और ज़्यादा पावर किसको मिल गई, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखें NF स्ट्रेंथन, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया। लाइक हिस्ट्री में हमने देखा कि कैसे इंस्टेबिलिटी थी और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिमूव कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है 18th अमेंडमेंट के थ्रू डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ किया गया। और आर्टिकल 6 जो इंट्रोड्यूस था, आर्टिकल 6 था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 6 था हाई ट्राइजन। और हाई ट्राइजन मतलब ये था कि अगर कोई मार्शल लॉ लगाता है तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 में बात की गई है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस थी, लाइक हेल्ड इन एबियंस थी कि सज़ा तो दी जाएगी मार्शल लॉ लगाने वाले को, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाले को सज़ा तो दी जाएगी, लेकिन था यहाँ पर हेल्ड इन एबियंस, मतलब कुछ
ऐसी कंडीशंस रखी गई कि जिन कंडीशन में अगर मार्शल लॉ लग जाएगा तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको कुछ जो है ना कह लें कि रियायत दी गई कि अगर इस हाँ कंडीशंस में मार्शल लॉ लगता है तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू इसको ख़त्म किया गया और हाई ट्रेजन इंट्रोड्यूस किया गया कि बिल्कुल सज़ा दी जाएगी अगर कोई शख्स मार्शल लॉ लगाता है। जब तक प्रेसिडेंट कॉल ना करे, जब तक इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो, तब तक मार्शल लॉ नहीं लग सकता। उसके बाद एनएफसी अवार्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया गया। नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू क्या किया गया कि जो रेवेन्यू था, जो टैक्सेस वगैरह थे, जो नेशनल टोटल वेल्थ थी, उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा प्रोविंसेस के दरमियान। बलूचिस्तान में लाइक KPK में कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा, पंजाब में, सिंध में। तो वो बनाई गई कि पॉपुलेशन की बेस पे किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन की बेस पे किया जाएगा, पॉवर्टी की बेस पे किया डिवाइड किया जाएगा। सो यहाँ पर हम देखें कि बिफोर 18th अमेंडमेंट जो सेंटर और प्रोविंसेस में नेशनल वेल्थ जो थी वो डिवाइड की जाती थी, वो यूँ थी कि पंजाब को 53% मिलता था और प्रोविंसेस को लाइक सेंटर को 53% मिलता था और प्रोविंसेस को 46.5% मिलता था। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस को 57% मिलने लगा और सेंटर को पास जो है 46.5% रह गया, लाइक सेंटर को कम मिलने लगा। अब ये था कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो थर्ड बार जो थी लाइक और पॉजिटिव एक्सपेक्ट और मज़ीद बात करें 18th अमेंडमेंट में जो है जो थर्ड टाइम रिवाइव बार थी कि प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, उसको ख़त्म किया गया। और यही एक एक्सपेक्ट्स है कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की इसमें हेल्प क्यों की, 18th अमेंडमेंट में हेल्प क्यों की करने के लिए, वो यही थी कि उन्होंने बार ख़त्म कर दी, मतलब नवाज शरीफ जो थे उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। उसके बाद डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट करते हैं, CCI। इसका क्या था कि ये जो है डील करेगी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के साथ। लाइक ये एक प्लेटफॉर्म था, अगर प्रोविंसेस के दरमियान और सेंटर के दरमियान कोई क्लैश वगैरह होते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने क्लैशेस को सॉल्व कर सकती हैं, उनको अपने जो ओपिनियन है जो कर दे सकती हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सत्यापन किया गया। इलेक्शन कमीशन को कैसे सत्यापन किया गया कि उसका टेन्योर इंक्रीज़ कर दिया गया 3 से 5 ईयर। उसके बाद से कैबिनेट को सत्यापन किया गया और एंड बार ऑन प्राइम मिनिस्टर ये हम पढ़ चुके हैं कि जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर के थी कंडीशन, उसको दोबारा से रिवाइव किया गया। उसके बाद हम अगर बात करें नेगेटिव एक्सपेक्ट्स की, तो हमें पता चलता है कि इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट ये थे कि हमने बात की कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में, लेकिन उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट ये क्या निकला कि प्रोविंसेस के जो लीडर्स थे वो इतने इनकैपेबल नहीं थे कि वो जो है उस रेवेन्यू को जो है यूटिलाइज़ कर सकें इन बेटर कंडीशन, अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकें, उनके पास ये इतनी कैपेसिटी नहीं थी। उसके बाद हमें फाइनेंशियल इशू का सामना करना पड़ा। लाइक ऐसे नेशनल वेल्थ जब डिवाइड होती है तो बहुत से इश्यूज़ और बहुत से क्राइसिस को हमें देखना पड़ा। उसके बाद नो रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़, लाइक प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई कुछ एक्सपेक्ट्स में, तो जो मेडिकल और हेल्थ इससे रिलेटेड जो उनको दी गई तो उसमें पॉलिसीज़ भी हमारी डिफरेंट थी। लाइक अगर आप कोरोना का सीन देख लें तो उसमें क्या था कि सेंटर की अलग पॉलिसीज़ थी और प्रोविंसेस की अलग पॉलिसीज़ थी। इससे क्या होता था कि कोई भी रैशनलाइजेशन नहीं होती थी, कोई भी पॉलिसीज़ जो है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। और मेजर इशू जो हमें देखना पड़ा वो बॉर्डर फेंसिंग का इशू देखना पड़ा। लाइक देखें हम बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है या ड्यूरन लाइन बॉर्डर देख लें जहाँ से बहुत ज़्यादा इंसर्जेंस होती है, अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग क्रॉस करके आते हैं, तो उसकी फेंसिंग का इशू था। प्रोविंसेस कहती थी कि इसकी फेंसिंग के लिए बजट हमें सेंटर दे और सेंटर कहते थे कि हमने आपको ऑलरेडी बजट दे दिया है तो आप उसमें से यूज़ करें। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते रहे।
आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे हमने अगर हम कंक्लूड करें तो हिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और मार्शल लॉ देखने को मिलता है, जिसमें हमें 18th अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। फिर 18th अमेंडमेंट के हमने पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स की बात की और हमने इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट्स की बात की। तो इसको हम कंक्लूड यही करेंगे कि 18th अमेंडमेंट ज़रूरी है कि नहीं, क्या हमें 18th अमेंडमेंट ख़त्म कर देनी चाहिए। तो हमने बात की कि 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो 18 अमेंडमेंट के हक़ में है और एक स्कूल ऑफ थॉट जो है 18 अमेंडमेंट के हक़ में नहीं है। तो हम देखें कि 18th अमेंडमेंट ज़रूरी था, क्योंकि हिस्ट्री में अगर हमने डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ हमें डेमोक्रेसी चाहिए, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमें 18th अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो 18th अमेंडमेंट जो है वो रिवोक नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट रिवोक 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट बहुत अच्छा अमेंडमेंट है हमारी पॉलिसीज़ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कुछ इसके आर्टिकल्स को हमें उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, लेकिन फुल 18th अमेंडमेंट को हम चेंज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये था हमारा टॉपिक 18th अमेंडमेंट। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।